हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागॉजी के टॉप 30 प्रश्न। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लिए हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनसे संबंधित हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। सिर से पैर, जटिल से सरल, बाह्य से केंद्र, विशिष्ट से सामान्य। विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन पहला सही है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें अपना आंसर नोट कीजिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। यह तरीका होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। अगला देखिए, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? शीर्षगामी और समीपस्थ का। शीर्षगामी कौन सा है? सिफेलोकॉर्डल, जो सिर से पैर की ओर चलता है वो वाला। और दूसरा कौन सा है? प्रॉक्सिमो डिजिटल, जो केंद्र से बाहर की ओर चलता है। ध्यान रखिएगा, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर डिस्कस करूँगी। अगला देखिए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। रमन के सम्मुख हिंज की दुविधा प्रस्तुत की गई। उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हिंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? रमन जो है वह नैतिक विकास की कानून और व्यवस्था अभिविन्यास वाली अवस्था में है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर है। अगला देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन तो आसान है और कुछ डिफ़िकल्ट हैं, तो दोनों का मिक्सअप है, अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान डैश सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। जनसंचार माध्यम परिवार विद्यालय, परिवार परिवार विद्यालय, मुद्रित माध्यम जनसंचार माध्यम। इसका सही आंसर होगा थर्ड वाला, परिवार। ध्यान से ऑप्शन चूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर दूसरे में देखिए पहले विद्यालय लिखा गया है और बाद में परिवार, लेकिन यहाँ पर पहले क्या पूछा गया है? प्राथमिक कारक वाला पहले पूछा गया, तो प्राथमिक कारक परिवार होता है, द्वितीय कारक विद्यालय होता है। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करेंगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, विद्यार्थियों का नामकरण करना। इस आधार पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो गलत कथन है वह है चौथा वाला, विद्यार्थियों का नामकरण करना, यह गलत है। तो जहाँ पर 4 है वह ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। अब 3 को देखिए, मिश्रित योग्यता समूह बनाना बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाएगा। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना ऐसा NCF 2005 में कहा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, ये तो सही है ही। तो पहला, दूसरा, तीसरा किस में है? सेकंड में। सेकंड हमारा सही आंसर होगा। यह तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेट करने का, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा?
सहयोगात्मक अधिगम, परवाह व समानुभूति पर आधारित कक्षा, मानकीकृत निर्देश या उचित समायोजन। एक समावेशी कक्षा में शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों के सीखने में बाधक होगा मानकीकृत निर्देशन, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक जैसे रहता है। तो क्या है, कक्षा में समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर सारे बालक एक जैसे तो नहीं होंगे ना, कुछ प्रतिभाशाली होंगे, कुछ मंदबुद्धि होंगे, बहुत तरह के बालक होंगे। तो मानकीकृत सिर्फ एक पर केंद्रित रहता है, इसलिए यह सीखने में बाधक होगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना, उन्हें उत्तर याद रखने के लिए कहना, प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर, बहुविकल्पी प्रश्न देकर। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, उन्हें किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना। यह रचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस वाला प्रावधान करना, ब्लैकबोर्ड के कार्यों को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, बहुत से दृश्य प्रस्तुतीकरण देना, काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना। जिसकी दृष्टि कम है उस विद्यार्थी के लिए उपयुक्त समायोजन है पहला वाला, दूसरा वाला और चौथा वाला। थर्ड वाला गलत है, क्योंकि जो बालक है उसकी दृष्टि कम है तो उसे आप दृश्य प्रस्तुतिकरण देंगे तो वह कम समझ पाएगा। इसका सही आंसर होगा फोर्थ वाला, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? उनके लिए अलग संकाय बनाकर, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ा के। ऑप्शन चौथा इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बालकों का सफलतापूर्वक समायोजन कर सकती है। अगला है, एक समावेशी कक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विद्यालय पाठ्यचर्या तथा अन्य गतिविधियों में लड़कियों व अन्य वंचित समूह के बच्चों की सहभागिता से प्रतिबंधित रखा जाता है। समावेशन से अन्य बच्चों की शिक्षा में बाधा व रुकावट आती है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। समावेशन के दौरान सभी बच्चों को उनकी पृष्ठभूमि क्षमताओं में विभिन्नता होते हुए भी संबोधित किया जाता है। समावेशन केवल विकलांगता से जूझते बच्चों से संबंधित ही होता है, क्योंकि समावेशन से केवल वे ही लाभान्वित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सिर्फ प्रत्यास्मरण को नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है? टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? भारत में कितने राज्य हैं? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जेंडर की रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए क्या विभिन्न तरीके हो सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन चौथा। चौथा जो है वह प्रत्यास्मरण को नहीं बल्कि आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से सतत व व्यापक मूल्यांकन को लागू करने का प्रभावी तरीका कौन सा है? विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हुए बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन करना, यही वाला सही है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। साल के शुरू व अंत में मूल्यांकन करना यह नहीं होगा। सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा देकर करना यह भी नहीं होगा। मूल्यांकन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना यह भी नहीं होगा। ऑप्शन पहला इसका सही आंसर है। अगला देखिए, गुलाबी रंग को लड़कियों व नीले रंग को लड़कों से जोड़कर देखने का उदाहरण है।
जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सशक्तिकरण। यह उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का, यानी स्टीरियोटाइप का, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, छोटे बच्चे खेलते समय अक्सर खुद से बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह डैश का उदाहरण है तथा शिक्षिका को इसे डैश करना चाहिए। यह निजी भाषण का उदाहरण है तथा शिक्षिका को इसे बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन के तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है? व्यवहारवादी, शिक्षक केंद्रित, प्रगतिशील या परीक्षा केंद्रित? कौन सा होगा? प्रगतिशील वाला होगा। थर्ड इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, गलत। बच्चों के संवेगात्मक विकास को नियमित करने में बेहद प्रभावकारी है, गलत। बच्चों के विकास में कोई भूमिका नहीं है, गलत। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदार जो एक कार्य को अलग समझ से शुरू करके बाद में एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की क्या विशेषता है? व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, दूसरों के अनुमोदन को बनाए रखना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांत जो सभी मानवता के लिए मान्य है। कोहलबर्ग के सिद्धांत में यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास के चरण की विशेषता है व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करना। यह कौन सा है? यह दूसरा है। जो उनकी पहली अवस्था है ना, उसका यह दूसरा चरण है। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई जिसके 6 चरण हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली अवस्था का दूसरा चरण। अगला देखिए, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर सकते हैं? संवेदी मोटर, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? यहाँ पर सही आंसर होगा थर्ड वाला। तार्किक चिंतन कहाँ पर स्टार्ट होता है? मूर्त संक्रियात्मक में, ध्यान रखिएगा, जहाँ पर बालक 7 से 11 वर्ष की उम्र में आ जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक क्रमानुसार होने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास की कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती, गलत है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, हाँ की जा सकती है। विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकास के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? सेकंड वाला। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हैं और अपने व्यक्तिगत मूल्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए खुद की पहचान का निर्माण करते हैं? कौन सी अवस्था है जिसमें बालक स्वायत्तता स्थापित करना चाहते हैं और खुद की पहचान का निर्माण करना चाहते हैं? तो किशोरावस्था। ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर है। अगला देखिए, अधिगम का बंध सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। यह तो एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, स्कूलों में सफलता को स्कूल के भीतर विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धि से आगे बढ़ाकर इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थानों द्वारा दिया गया प्रशिक्षण शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग के रूप में सामाजिक भावनात्मक क्षमताओं का विकास, अतिरिक्त परीक्षण जो घर पर किए जा सकते हैं, लगातार केवल उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें जहां बच्चा कमजोर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड वाला। अगला देखिए,
वैचारिक स्पष्टता तब प्राप्त हुई कही जा सकती है जब कोई छात्र दी गई जानकारी को सही ढंग से याद करे, जानकारी सही ढंग से लिखे, किसी अवधारणा की परिभाषा स्पष्ट रूप से याद रखे, सीखी गई अवधारणाओं को वास्तविक जीवन स्थितियों पर लागू करे। वैचारिक स्पष्टता तब प्राप्त हुई कही जा सकती है जब कोई छात्र सीखी गई अवधारणाओं को वास्तविक जीवन स्थितियों पर लागू करता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य करता है? वेधन यानी ड्रिल और अभ्यास गलत, बिना समझे कॉपी करना गलत, साथियों के साथ चर्चा करना यह सही है, निष्क्रिय रूप से सुनना इसका तो कोई मतलब नहीं है। कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें सभी निगेटिव रहता है, सिर्फ एक पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव वाला सही आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर है। अगला देखिए, ऐसी स्थितियां डैश महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक डैश श्रोता होते हैं। ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं। इसका सही आंसर होगा फर्स्ट वाला। अगला देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। छात्र सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। विद्यार्थी सबसे कम तब सीखते हैं जब वे सार्थक गतिविधियों में भाग लेते हैं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, सार्थक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। अधिगम के संदर्भ में यह कथन सही है। अगला है, निर्देश तैयार करते समय एक शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके निर्देश छात्रों को भ्रमित और हतोत्साहित न करें। यह वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि और ऑप्शन देखिए वह क्या कह रहे हैं, पाठ की सुविधा ना दें, यह गलत है। पाठ की सुविधा देनी चाहिए। पाठ यानी स्कैफोल्डिंग। अधिगम को मध्यस्थ ना करें, अधिगम को मध्यस्थ करना चाहिए। सीखने के हस्तांतरण में मददगार ना हो, क्यों ना हो? निर्देश बना रहे हो तो सीखने के हस्तांतरण में मददगार होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 सही है। अगला देखिए, अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? व्यवहार का अनुकूलन करना, खोजी अधिगम पाठ प्रदान करना, सांस्कृतिक साधनों का प्रयोग करना। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? तो ऑप्शन फर्स्ट वाला, क्योंकि व्यवहार का अनुकूलन करना व्यवहारवाद से संबंधित है। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हुई है, ध्यान रखिएगा। ये सब तीनों कंस्ट्रक्टिविज्म से संबंधित है, यानी रचनात्मकवाद से, और ये वाला व्यवहारवाद से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक